तो ये कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए सभी देश रिन्यूएबल सोर्सेज और न्यूक्लियर एनर्जी पर डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, जिसमें से भारत भी एक है। पीएम ने कुछ ही समय पहले ये अनाउंस किया था 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। यानी हम नेट जीरो कार्बन एमिशंस का टारगेट रीच करेंगे, वो भी आने वाले 50 सालों में, यानी साल 2070 तक। पिछले कुछ सालों में इस पर डेफिनेटली काम भी हुआ है। इनफैक्ट भारत आजादी के बाद से ही अपने न्यूक्लियर प्लान पर लगातार काम कर रहा है। यहाँ तक कि 21वीं सदी के शुरुआत में ही भारत ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि अब वो न्यूक्लियर को लेकर किसी पर डिपेंड नहीं है। लेकिन आज जो भारत की कंडीशन है वो उसकी न्यूक्लियर प्लांट पर डिपेंडेंसी को लेकर काफी सवाल खड़े कर रही है। और इसका रीजन है कि आज तक भारत अपने 70 साल पुराने टारगेट तक को अचीव नहीं कर पाया। लेकिन क्यों, जानेंगे। उससे पहले हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को समझते हैं। दोस्तों, एक लंबे समय तक न्यूक्लियर एनर्जी को नॉन पॉल्यूटेड, क्लीन और सेफ एनर्जी के तौर पर देखा जाता रहा है। और तो और लोगों का मानना था कि ये ही फ्यूचर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पूरा करेगा। अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में नहीं पता तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रेडियो एक्टिव एटम्स टूटकर अलग होते रहते हैं और उनके इसी स्प्लिटिंग प्रोसेस से इतनी भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कि इससे हम अपने लिए सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, जिसे लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के दौर में भारत में मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल यानी कोयले की मदद से बनाई जाती है, लेकिन उससे बहुत भारी मात्रा में कार्बन पॉल्यूटेंट भी निकलते हैं। लेकिन जब लोगों ने न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए इस पॉल्यूशन को खत्म होते हुए देखा तो इसे ग्रीन एनर्जी का नाम दे दिया। साथ ही इसके बारे में पॉपुलर क्लेम भी किया गया। ऐसे में भारत जैसे देश के लिए तो ये एक वरदान की तरह साबित होने लगा। इसलिए आजादी के बाद से ही भारत ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। बता दें कि भारत में इस न्यूक्लियर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में बिजली के प्रोडक्शन के लिए नेचुरल यूरेनियम फ्यूल वाले हेवी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यूज किए गए फ्यूल को जब दोबारा प्रोसेस्ड किया जाता है तो उससे प्लूटोनियम बाय प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होता है, जिसका यूज सेकंड फेज में डिसेक्टेड यूरेनियम के साथ फ्यूल के रूप में किया जाता है। दूसरे स्टेज में यूज में लाए गए फ्यूल को दोबारा प्रोसेस्ड करने पर ज्यादा प्लूटोनियम और यूरेनियम 233 प्रोड्यूस होता है। इस दौरान थोरियम का इस्तेमाल कवरिंग के रूप में किया जाता है। तीसरे और आखिरी स्टेज में रिएक्टर यूरेनियम 299 का इस्तेमाल करेंगे। भारत के लिए दूसरे स्टेज के बाद तीसरा स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें थोरियम का इस्तेमाल होता है। तीसरी स्टेज की खासियत यह है कि इससे पहली स्टेज के लिए यूरेनियम मिल जाता है। मींस पूरा साइकिल एक दूसरे पर डिपेंड होता है। अब ऐसे में साहब ये सवाल उठता है कि भारत में ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम ही क्यों बनाया गया। दरअसल इंडिया जैसी कंट्री के पास ज्यादा यूरेनियम के डिपॉजिट्स नहीं है और ये जो 3 स्टेज प्रोग्राम है ना, इसमें कम यूरेनियम की जरूरत होती है। सिर्फ पहली स्टेज में ही कुछ यूरेनियम चाहिए होता है जो हम रिएक्टर्स में इस्तेमाल करते हैं। उसे भारत में ही कहीं से माइन कर लिया जाता है। वहीं सेकंड और थर्ड स्टेज में यूरेनियम एक्चुअली में प्रोड्यूस होता है केमिकल रिएक्शंस की वजह से। और तो और भारत के इसी 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की मदद से बहुत कम न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होता है। जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है हर साइकिल के बाद उसे अगली साइकिल के लिए यूज कर लेते हैं। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का बेसिकली वेस्ट फ्री जनरेशन हो गया है। इसलिए इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर काम है वो बहुत सस्टेनेबल है। लेकिन यहीं पर दिक्कत भी है। दिक्कत ये है कि भारत का 3 स्टेज प्रोग्राम थियोरेटिकल है। अब ऐसे में जब हम प्रैक्टिकली थियरीज को अग्रीमेंट करने जाते हैं और एनर्जी को जनरेट करते हैं तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इस सिस्टम में जो सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारत का फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम ही है, क्योंकि अभी हम फर्स्ट स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही पहुंचे हैं जो 1954 में शुरू हुआ था। यानी आज तक भारत में जो सेकंड और थर्ड स्टेज का ऑपरेशन है वो शुरू ही नहीं हो पाया। हाल ही में सेकंड स्टेज पर काम जरूर शुरू हुआ है, पर इससे एनर्जी जनरेट करना अभी दूर की बात है। एक तरह से देखें तो भारत अपनी एनर्जी प्रोग्राम के टारगेट को मीट अप करने में सक्सेस नहीं हो रहा है। अब इसका कारण बताएं तो 1954 में जब भारत में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की शुरुआत हुई थी तब होमी जहांगीर भाभा ने न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी पर भारत की डिपेंडेंसी एस्टीमेट का लगाया था। भाभा के हिसाब से 1980 तक भारत 8000 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने वाला था, लेकिन जब 1970 आया तो अधिकारियों ने उसी टारगेट को बढ़ाकर 10,000 मेगावाट कर दिया, जिसके 30 साल बाद यानी साल 2000 में इस एस्टीमेट को फिर से रिवाइज किया गया और कहा गया कि साल 2020 तक भारत न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से 20,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। नए आंकड़ों के हिसाब से भारत में इस समय न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से सिर्फ
6700 मेगावाट बिजली जनरेट की जाती है, यानी 70 साल पहले जो टारगेट रखा गया था वो आज तक अचीव नहीं हो पाया। कुल मिलाकर बात यह है कि न्यूक्लियर एनर्जी से सिर्फ 1.9% टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हो सकता है कि आपके मन में सवाल जरूर आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों आज तक हम 70 साल पुराने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इसी दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराया था और इस बम का क्या असर हुआ था इसे पूरी दुनिया ने देखा। इसी के बाद दुनिया भर की कंट्रीज इस प्रयास में लग गई कि कहीं भी और कभी भी दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसलिए उन्होंने नए नए नियम कायदे बनाने शुरू कर दिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में 1968 में एक न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की गई। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये था कि जिन देशों के पास पहले से न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद थे वे अपने पास न्यूक्लियर वेपन को रख सकते थे, लेकिन उसके लिए भी उन्हें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। वहीं जिन देशों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं थी उन्हें अपने अपने यहाँ चल रहे न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना होगा। इसके बदले में जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद थी उन्हें ऑर्डर मिला कि वो पीसफुल तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करें और उसे दूसरे देशों को भी इस्तेमाल करने का एक्सेस दें। अब इसी ट्रीटी में जो सबसे बड़ा फ्लॉ था वो यही था कि जिन देशों के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं, लेकिन बाकियों को अलाउड नहीं है। अब इसमें इंडिया की क्या राय थी? अगर उसे समझें तो इंडिया ने इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को सपोर्ट किया। साथ ही उसने ये भी कहा कि हमें न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करनी चाहिए, यानी जिन लोगों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं उन्हें अपने न्यूक्लियर हथियारों को खत्म कर देना चाहिए या धीरे धीरे डिसमेंटल कर देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त इंडिया को यह डर था कि अगर चाइना के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज आ जाएंगी और इंडिया के पास नहीं आएंगी तो बैलेंस ऑफ पावर दोनों कंट्रीज के बीच ज्यादा अनइक्वल हो जाएगा। और इन्हीं सब कारणों की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रीटी के एक्चुअल स्ट्रक्चर को मानने से मना कर दिया और उस पर साइन नहीं किया। इंडिया चाहता था कि न्यूक्लियर हथियारों को अक्वायर करने के लिए पॉसिबिलिटी यहां पर खुली रहे, क्योंकि इंडिया को अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ सकता था। लेकिन हमारी कहानी यहां पर खत्म नहीं होती साहब। ऐसा करने से इंडिया को इंस्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े और ऐसे में वो सारे देश जो इस ट्रीटी का पार्ट थे उन्होंने इंडिया को इमीडिएटली बायकॉट कर दी। न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से 20,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, जिसके 5 साल बाद यानी 2005 में टारगेट को फिर से बढ़ाया गया। कहा गया कि भारत 40,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अब साल 2022 आ चुका है, ना तो हमने 2005 वाला टारगेट मीट किया ना 2000 वाला, और शर्म की बात तो साहब ये है कि अब तक हमने 1970 वाला टारगेट यानी 10,000 मेगावाट के टारगेट को भी हासिल नहीं किया है। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक भारत होमी जहांगीर भाभा के सेट किए हुए 8,000 मेगावाट के टारगेट को भी छू नहीं पाया है। इसका मतलब ये था कि कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल और टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर नहीं करेगा। मतलब इंडिया को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। खैर, इस ट्रीटी के 6 साल बाद यानी 1974 में इंडिया ने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और इसके 2 डिकेड बाद इंडिया ने 3 न्यूक्लियर डिवाइस को भी टेस्ट किया जिसे 3 बिग बैंग भी कहा गया। 1998 के न्यूक्लियर पावर टेस्टिंग की कहानी भारत के सक्सेसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम की गवाही देती है, लेकिन आपको जानकर अफसोस होगा कि इसके पैरेलल ही कुछ और भी था जो इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट को पीछे खींच रहा था और जिसने आज तक हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। वैसे तो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर इंडिया की जो डेस्परेशन थी वो बहुत ज्यादा थी और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से अलग अलग तरह की समस्याओं से जूझता रहा है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो पावर प्लांट की रही है, जिन्हें कई बार टेक्निकल इश्यूज से गुजरते रहना पड़ता है। और आज भी भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेकर कोई भी सटीक गाइडलाइन देखने को नहीं मिलती, जिसके कारण कई बार जो वर्कर न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते हैं उन्हें जो सेट रेडिएशन अब्सॉर्ब करने की लिमिट बनी हुई है उससे कहीं ज्यादा रेडिएशन अब्सॉर्ब करनी पड़ती है, जो उनकी बॉडी में कैंसर का कारण बनती है। अगर हम सेफ्टी को अलग भी रखते हैं तो भी हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है और वो है न्यूक्लियर वेस्ट की प्रॉब्लम। जैसा कि हमने बताया था कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 स्टेज प्रोग्राम है जो कि एक क्लोज साइकिल में बंधा हुआ है, यानी कि फर्स्ट स्टेज से निकलने वाला न्यूक्लियर वेस्ट सेकंड स्टेज में यूज होता है, सेकंड स्टेज से निकलने वाला वेस्ट थर्ड स्टेज में, और थर्ड स्टेज से निकलने वाला यूरेनियम
फिर से फर्स्ट स्टेज में यूज करने के लायक हो जाता है। उसके बावजूद भी हम अपने यहाँ निकलने वाली न्यूक्लियर वेस्ट को सही से डिस्पोज नहीं कर पा रहे। देखिए साहब, न्यूक्लियर वेस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अपने पास में रखना चाहेंगे। कभी कभार ये न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोज करने के कुछ दिनों तक रेडियो एक्टिव रहता है, लेकिन कभी कभार ये महीनों, सालों और हजारों सालों तक भी रेडियो एक्टिव रह सकता है। इस तरीके के वेस्ट को टेम्पोरेरी फैसिलिटी में स्टोर करना बहुत खतरनाक है। हमने देखा ही है कि पावर प्लांट्स में टेक्निकल फेलियर्स होते हैं, लीक्स होते हैं। तो अगर ऐसा कोई लीक हो गया न्यूक्लियर वेस्ट को लेकर तो ये तो बहुत ही डिजास्टर्स होगा। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डीजीआर में ही न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए कहा। ये बेसिकली एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है जिसे स्पेशल डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि इसमें हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट को परमानेंटली डिस्पोज किया जा सके। ये बेसिकली एक परमानेंट सॉल्यूशन है रेडियो एक्टिव वेस्ट को खत्म करने का। खैर, सरकार ने इस आदेश का पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 5 साल का समय मांगा था कि वो उस जगह पर डीजीआर का कंस्ट्रक्शन कर सके जहां पर उन्हें न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोज करना था। लेकिन 5 की जगह 10 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और आज के दिन तक तमिलनाडु के कुंदनकुलम कोई डीजीआर एग्जिस्ट नहीं करता जहां पर सरकार ने इसे बनाने का वादा किया था, क्योंकि यहीं पर सरकार टेम्पोरेरी तौर पर इस न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज किया करती थी, जिसके खिलाफ यहाँ के लोगों ने बहुत लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया था। और फिर इसी प्रोटेस्ट को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया था। सरकार अब कहती है कि इंडिया को डीजीआर की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लोज फ्यूल साइकिल से बहुत कम वेस्ट जनरेट हो पाता है। तो बेसिकली देखा जाए तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से दोस्तों इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट सफर कर रहे हैं। ऐसे न्यूक्लियर प्लांट से हम कैसे ये उम्मीद लगा सकते हैं साहब कि आने वाले सालों में ये हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल से जनरेट होने वाली बिजली पर से कम करवाएंगे? और तो और आने वाले सालों में हम 70 साल पुराना टारगेट भी मीट कर पाएंगे या नहीं, ये भी अभी डाउट की ही बात है। ऐसे माहौल में जहां मोदी सरकार 2070 तक भारत से नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट अचीव करने की बात कर रही है, वहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की इस स्थिति से सरकार कैसे टैकल करेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। खैर, हमें आशा करनी चाहिए कि हमारे देश में कोई ऐसा न्यूक्लियर वेस्ट लीक ना हो जिससे कि कोई बड़ा हादसा हो। आपकी इस मामले में क्या राय है वैसे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।